हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज ये जो क्लास है वो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्लास है, जिसमें कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के राजस्थान से रिलेटेड जो प्रतीक चिन्ह हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, उन पर आज हम चर्चा करते हैं। और आपको आज के ट्रेंड जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, जिस प्रकार से एग्जामिनर्स क्वेश्चंस पूछता है, उस ट्रेंड के आधार पर ही इन प्रश्नों की क्या है व्याख्या की जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं और वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जिसमें कि राज्य वृक्ष आता है। तो राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है ये सभी को पता होता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। बस जो आगे वाली जो आप एक्सप्लेनेशन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा और उसे क्या है समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो किसको कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। लेकिन कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्ट नहीं आता है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि राज्य वृक्ष है खेजड़ी, लेकिन इसे 1983 में क्या है राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को 1983 में दिया गया था। तो आपको इसी क्लास में पूरा संपूर्ण विवरण है, जो भी प्रतीक चिन्ह के बारे में रिलेटेड जानकारी है वो आपको इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप इस क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँच जाएँ। कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है वो 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ था। और अब जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है वो इस प्रकार से है कि खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। हमसे क्या पूछा जाता है कि खेजड़ी है वृक्ष, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जामिनर है वो क्वेश्चन से डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि राज्य वृक्ष क्या है, बल्कि ये जरूर पूछता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़ी का। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। इसे हमें याद करना है, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ये वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। तो इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं राज्य पुष्प की। तो राज्य पुष्प है वो किसे कहा जाता है, राज्य पुष्प है रोहिड़ा को। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का, और राज्य पुष्प का इसे भी दर्जा 1983 में दिया गया था। तो ये बात क्या होती है समझने की होती है, इन पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है। बस हमें थोड़ी और जानकारी जो एक्स्ट्रा होती है उस पर ध्यान देना है कि 1983 में इसे राज्य वृक्ष का या राज्य हम पुष्प की बात करें वो दर्जा दिया गया था। और इसका भी वैज्ञानिक नाम की हम बात करें कि रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो कहा जाता है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या कहा जाता है, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इन जो भी वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है, इन क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर राजस्थान की किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होते ही हैं। तो इन पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हमने बात कर ली है राज्य वृक्ष की, हमने बात कर ली है राज्य पुष्प की। अब हम बात करते हैं राज्य पक्षी की। तो राज्य पक्षी है वो किसको कहा जाता है, गोडावण को। गोडावण है वो से राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। और हम बात करें कि इसका भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। एक विलुप्त प्रजाति के रूप में है ये। किस रूप में है, ये एक विलुप्त प्रजाति के रूप में है। और इसे जो दर्जा दिया हुआ था ये कब दिया गया है, 1981 में। हम बात कर रहे हैं राज्य पक्षी गोडावण की। तो इसी क्लास में आपको याद करके जाना है, यानी कि इस क्लास को जब आप पूरा कंप्लीटली देख लोगे, एक बार मैं आपको दोबारा से इसका रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि रिवीजन से हमें क्या है कि चीज़ें याद जल्दी होती हैं। उसी अंतराल में हम उसको पढ़ते हैं। पहले हमने एक बार देखा है और फिर उसी का हम दोबारा रिवीजन करते हैं, तो हमें क्लास अच्छी तरीके से समझ में आती है और हमें याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। और ये क्वेश्चंस फैक्ट टू फैक्ट हैं और एग्जाम में आते ही हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर है वो दे रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम, राजस्थान की कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड हो,
तो हम बात कर रहे हैं राज्य पक्षी की, जिसे कि गोडावण कहा जाता है। गोडावण राज्य का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे कि 1981 में है वो राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ था। और हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसे गोडावण है, इसको वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स। हाँ, आपको एक बार ऐसा इन वैज्ञानिक नाम को, साइंटिफिक नेम को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट रिवीजन इसका सबसे बढ़िया क्या है, एक हम जो तथ्य है वो यही है कि आप जितनी बार इसका रिवीजन करोगे, हमें चीज़ें हैं वो अधिकांशतः याद होती हैं, वो रिवीजन से ही होती हैं। आप जितनी बार भी किसी भी चीज़ का दोहरान करते हैं वो हमें जल्दी याद होती है। तो आप इनका बस ज़्यादा है नहीं, यहाँ लिखे हुए 13 फैक्ट हैं, जिसमें भी हर किसी का साइंटिफिक नेम नहीं है। 3, 4, 5 जो भी साइंटिफिक नेम है उन्हें आपको याद करना है, और आप बार बार जब रिवीजन करोगे तो आसानी से चीज़ें हमें याद होने लग जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं राज्य पक्षी, हमने बात कर लिया कि गोडावण है, 1981 है, उसमें राज्य पक्षी का इसे दर्जा दिया गया था। और एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स है, इसका क्या है? वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। अब हम आगे बात करते हैं राज्य पशु की, और पशु है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पशु एक वन्यजीव श्रेणी के आधार पर है, और दूसरी बात मैं बात करूं पालतू पशु श्रेणी के आधार पर। तो हम बात करें वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा, वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है, वो क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन पशु चिंकारा है वो किस श्रेणी में है? वन्यजीव श्रेणी में। अब क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट इस प्रकार का आता है कि राजस्थान का हम बात करें कि राज्य वन्यजीव श्रेणी पशु कौन सा है, कौन सा? वन्यजीव पशु, तो हमें क्या करना है? चिंकारा आंसर देना है। तो यही बातें समझने की होती हैं कि जब हम राज्य पशु की बात करते हैं तो वह 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक राज्य हम बात करें वन्यजीव श्रेणी है, और एक क्या है? पालतू पशु की श्रेणी है। तो हम बात कर रहे हैं चिंकारा की, तो चिंकारा को 1981 में, कब? 1981 में इसे क्या दिया हुआ था? राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है चिंकारा को। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं पालतू पशु की। तो राज्य का जो पशु है पालतू पशु के रूप में किसे बात करते हैं हम? ऊंट। तो ऊंट को दर्जा मिला हुआ है, और ये कब मिला था? ये 2014 में। तो पालतू पशु कौन है? ऊंट है, जबकि वन्यजीव श्रेणी का जो पशु है राज्य पशु वो कौन है? चिंकारा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, दोनों में जो कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जामिनर का जो पेपर पैटर्न बनाने का आधार है वो यही है कि आजकल लेंथी पेपर ना देकर सीधे फैक्ट टू फैक्ट और कंफ्यूजिंग पेपर दिया जाता है, जिसमें कि आपको वो चीज़ें पता होती हैं, आंसर आपको पता है, लेकिन वो 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो उससे हमें बचना है, और उससे बचने का सबसे आसान तरीका है वो है हमें जो क्वेश्चंस हैं या हमें बातें हैं उनको क्या करने पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये पूरी क्लास करवाने के बाद में एक बार रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि रिवीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन सारी बुक्स पढ़ने के बाद में अगर हमने एक बार ही उनको पढ़ा है तो हमें वो अधिकांशतः याद नहीं रहती हैं, लेकिन अगर हमने रिवीजन कर लिया है तो लगभग उसमें से 70 से 80% हम क्या कर सकते हैं? उसको याद कर सकते हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हम ऊंट की बात करें तो थोड़ा सा हम ऊंट की बात करें तो ऊंट जो ऊंटों के देवता कहे जाते हैं वो पाबू जी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। ऊंटों के देवता कहा जाता है किसे? पाबू जी को, जो कि एक लोक देवता है जिन्हें कि ऊंटों के देवता कहा जाता है। और मैं थोड़ी आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊं कि ऊंट की जो पालक जाति है वो रेवारी जाति है। तो थोड़ा लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि ऊंट की हम बात करें तो ऊंट की जो पालक जाति है, इनकी ऊंटों का जो पालन पोषण किया जाता है वो किस जाति द्वारा किया जाता है? रेवारी जाति है। कौन सी जाति है? रेवारी जाति द्वारा क्या किया जाता है? ऊंटों का पालन किया जाता है। पालक जाति है ऊंटों की रेवारी, और ऊंटों के देवता हैं उसके रूप में पूजे जाते हैं पाबू जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य नृत्य की। तो राज्य जो नृत्य है वो कौन सा है हमारा? राज्य नृत्य है घूमर। घूमर राज्य नृत्य है, और घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ नृत्य होता है वो कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर।
आपको इस एक ही क्लास में इस राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की संपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी, और आपका किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो वो गलत नहीं होगा। ये है, एक बार आप इसका जब ढंग से और तैयारी से आप पढ़ लोगे तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो आप गलत नहीं करोगे, ये मैं जानता हूँ। तो ये हमने कर लिया है यहाँ तक। आप राज्य वृक्ष देख लिया हमने, राज्य पुष्प क्या होता है, राज्य पक्षी क्या होता है, राज्य पशु की हमने बात की, और पशु भी हमने वन्यजीव श्रेणी में, पालतू पशु श्रेणी में, दोनों में देखा। उसके बाद में हमने बात की है किसकी, राज्य नृत्य की, जिसे कि घूमर जो है उसे राज्य नृत्य है का दर्जा मिला हुआ है, और उस घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के शास्त्रीय नृत्य की। ये कौन सा है, ये राज्य नृत्य है। बस ये जो फैक्ट्स हैं, ये बातें हैं, इन पर गौर कीजिएगा लैंग्वेज पर कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, राज्य नृत्य, क्या लिखा हुआ है, राज्य नृत्य, जबकि यहाँ क्या है, राज्य शास्त्रीय नृत्य। तो ये जो वर्ड हैं इन पर आप ध्यान दीजिएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं राज्य नृत्य घूमर है, और राज्य शास्त्रीय नृत्य की हम बात करेंगे तो वो क्या है, कथक है। राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, जबकि राज्य नृत्य घूमर है। तो इन दोनों ही बातों पर आप क्या दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं हमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो और ये कथक जो है इसे इसके जन्मदाता कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं, इसके जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो है भानुजी महाराज। किसे कहा जाता है, भानुजी महाराज है, उसको क्या कहा जाता है, कथक है, उसके कथक नृत्य के जन्मदाता कहा जाता है। कथक जो नृत्य है उसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है भानुजी महाराज को। तो आप इस क्लास में ही याद करके जाइएगा। आपने एक क्लास देखी और एक बार रिवीजन किया, इसके बाद में हमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं वो याद हो जाने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी हमें प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके की फैक्ट टू फैक्ट जानकारी जानते हो तो आपका एक क्वेश्चन है वो कम से कम एग्जाम में सही होने के पूर्ण रूपेण चांसेस रहते हैं। जहां अगला स्टूडेंट्स कंफ्यूजिंग में रहता है वहां आप एक शॉर्टी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो वहां हमें क्वेश्चंस जब एग्जाम में हम करते हैं तो वहां हमें कितना आता है ये डिपेंड नहीं करता कि हमारे पेपर में कितना हम कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन है वो दो। आपको अगर ये दिया जाता है कि राज्य नृत्य क्या है और आपको ये पता है कि घूमर भी राज्य नृत्य है और राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, दोनों ही नृत्य हैं, लेकिन फर्क क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है जबकि एक क्या है, ओनली डांस है, एक नृत्य है। तो राज्य नृत्य का दर्जा घूमर को मिला हुआ है, जबकि राज्य शास्त्रीय नृत्य है राजस्थान का वो कथक है, जिसके की जन्मदाता भानुजी महाराज को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राज्य खेल की। तो राज्य खेल का दर्जा है वो किसे मिला हुआ है, बास्केटबॉल को। बास्केटबॉल है वो राज्य का खेल है। राज्य खेल क्या है, बास्केटबॉल है, जिसे कि 1948 में, मैं बात करूं 1948 की, 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा दिया हुआ था। हाँ, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है कि राज्य खेल क्या है, क्योंकि पूछा पहले हर स्टूडेंट्स है जब भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता है कॉम्पिटिशन्स की तो वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से करता है, और उस बेसिक लेवल में वो इस बात को अच्छी तरीके से पढ़ता है कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है। बट क्वेश्चंस में आजकल एग्जामिनर का जो ट्रेंड है पूछने का वो क्या है कि राज्य खेल क्या है, उसको राज्य खेल का दर्जा है वो कब दिया गया था। राज्य खेल तो बास्केटबॉल है, बट उसे राज्य खेल का दर्जा है वो किस सन में मिला था, तो किस सन में मिला था, 1948। ये कब याद होगा आपको, जब आप रिवीजन करोगे। ये सन है वो आपको शुरुआत में है वो डायरेक्ट याद नहीं होते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे इनका रिवीजन करोगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। आप आज है इन सन को याद कर रहे हो, उसके बाद में आपको अपने आप में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। राज्य खेल का नाम आते ही आपके दिमाग में बास्केटबॉल और 1948 आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र की। तो वाद्य यंत्र है वो अलगोजा को कहा जाता है, और अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, और अलगोजा एक सुसीर वाद्य यंत्र है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अलगोजा की। तो अलगोजा क्या है, एक सुसीर वाद्य यंत्र है, और सुसीर वाद्य यंत्र हैं वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, इस पर गहन चर्चा हम जब वाद्य यंत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अच्छी तरीके से करेंगे। बट यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि सुसीर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें कि फूंक मारकर बजाया जाता है, यानी कि मुंह से फूंक मारकर जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सुसीर वाद्य यंत्र कहा जाता है।
सुशीर वाद्य यंत्र के आपको एग्जाम्पल और देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें बांसुरी जो कि मुंह के द्वारा बजाई जाती है फूंक मारकर, एक शहनाई होती है, और उसके बाद में है अलगोजा। तो ये मुख्यतः एग्जाम्पल हैं जो कि सुशीर वाद्य यंत्र के हैं। तो अब हम, और अगर हम जब नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि वाद्य यंत्र वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें हम पूर्ण रूपेण सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तत्वाद्य यंत्र क्या होते हैं, संपूर्ण जानकारी हम उसमें पढ़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राज्य मिठाई की। तो राज्य मिठाई है वो कौन सी है, घेवर। तो घेवर क्या है, राज्य मिठाई है। तो यहाँ राजस्थान की जो राज्य मिठाई है वो घेवर है। हमें डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट याद करना है कि राज्य मिठाई क्या है, घेवर है। अब हम बात करते हैं राज्य गीत की। तो राज्य गीत है केसरिया। राज्य गीत का दर्जा किसे दिया गया है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, इसे क्या है, राज्य गीत है, उसका दर्जा दिया गया है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। और इसे फर्स्ट बार यानी कि सर्वप्रथम मैं बात करूं कि सर्वप्रथम केसरिया बालन पधारो नी मारे देश को सर्वप्रथम गाया गया था, वो गाया गया था मांगी बाई द्वारा। किसके द्वारा, मांगी बाई द्वारा इसे क्या गाया गया था, सर्वप्रथम। यानी कि फर्स्ट बार की मैं बात करूं तो इसे क्या है, फर्स्ट बार मांगी बाई द्वारा उदयपुर में गाया गया था। और ये जो गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये एक मांड गायन शैली का गीत है। इसे मांड गायन शैली में गाया जाता है, इसीलिए मांगी बाई को मांड गायिका कहा जाता है। तो ये जो फैक्ट हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से ये नहीं आता कि राज्य गीत क्या है, क्योंकि सभी को पता है ये, लेकिन क्वेश्चन कैसे पुटअप हो जाता है कि राज्य गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था। तो क्या होगा आपका, अगर आपने क्लास देखी है, अच्छी तरीके से पढ़े हो, तो क्या होगा, बताओगे आप आंसर, मांगी बाई। मांगी बाई ने फर्स्ट बार गाया था, लेकिन सबसे अधिक बार और सर्वप्रथम इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्लाह जिलाबाई को। मैं बात कर रहा हूं इसी की, तो इसे अल्लाह है जिलाबाई, ये एक मांड गायिका हैं, ये भी मांड गायिका हैं, और इन्होंने भी इस गीत को गाया है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। और इसे सबसे ज़्यादा बार अल्लाह जिलाबाई ने गाया है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फेमस प्रसिद्धि दिलाई है इस गीत को, वो अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई है। ये एक मांड गायिका है, मांगी बाई भी एक मांड गायिका है, लेकिन मांगी बाई ने इसे फर्स्ट बार गाया था, जबकि अल्लाह जिलाबाई ने इसे सर्वाधिक गाया है और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस किया है। अब हम आगे नेक्स्ट में है वो चर्चा करते हैं राज्य कवि की। तो राज्य कवि है वो किसे कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को। सूर्यमल मिश्रण है, उसे राज्य कवि का दर्जा मिला हुआ है। और राज्य कवि है हमारे सूर्यमल मिश्रण, उनकी एक जो रचनाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात रचनाएं हैं, जिनमें हम बात करें तो वंश भास्कर, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर। और ये फैक्ट हैं, आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक ही क्लास में आपको प्रतीक चिन्ह भी याद हो रहे हैं, साथ ही साथ में आपको जो फैक्ट, जो भी नाम यहाँ आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में किया जा रहा है। तो सूर्यमल मिश्रण है, वो उसने रचना लिखी है क्या, वंश भास्कर है उनकी रचना। एक रचना और फेमस है इनकी, वीर सतसई। क्या है, वीर सतसई। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूर्यमल मिश्रण, जिसे कि राज्य कवि है हमारे राजस्थान के। अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। हमेशा जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है वो इन दोनों में रहता है, किस प्रकार से कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन होने का कारण है कि राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। किसको, 30 मार्च को राजस्थान दिवस। अब इन दोनों को आप डायरेक्टली एक साथ में पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी, और आपने अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लिया है कि राजस्थान दिवस मनाने का 30 मार्च को कारण क्या है और राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को, तो उसको मनाने का कारण क्या है। तो हम बात करें राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, और 7 चरणों में जब 4th चरण में क्या हुआ था कि 30 मार्च 1949, कितना, 30 मार्च 1949 की बात है, जब एक वृद्ध राजस्थान जो गठन हुआ था, वृद्ध राजस्थान चरण का गठन हुआ था, जिसका कि उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्वयं किया गया था। तो उसमें राजस्थान की जो बड़ी रियासतें थी, जैसे कि जैसलमेर,
बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जो कि एक बड़ी रियासतें मानी जाती थी राजस्थान की उस समय की, तो उनका गठन है, उनका एकीकरण हो चुका था, वो एक साथ मिल चुकी थी वो रियासतें। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जो कि बड़ी रियासतें थी वो एक कहें तो हम एक साथ मिल गई थी, और उस संघ को, उस गठन को नाम वृद्ध राजस्थान दिया गया था, जिसका जो डेट थी वो 30 मार्च 1949 थी। इसीलिए उस दिन कहा गया था कि यहाँ अधिकांशतः राजस्थान का क्या है, निर्माण हो चुका है। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर मनाने का रीज़न ये है सबसे कि 7 चरण जब कंप्लीट हुए थे तो वो डेट थी 1 नवंबर 1956, यानी कि 1956। 1 नवंबर 1956 है, उसको हमारा राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में 7वां चरण है वो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। और इस दिन राजस्थान है वो संपूर्ण कहें तो 19 रियासतें जो पहले थी और 3 ठिकाने और एक अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश है, उनका विलय कर लिया गया था, एक संपूर्ण राजस्थान बनकर तैयार हुआ था 1956 में। तो इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को, जबकि राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो ये बातें फैक्ट वाली थी, और इसको आपने अगर समझ लिया है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन के बिना ये सारी चीज़ें हमें क्या होंगी, बोरिंग लगने लग जाती हैं, एक साथ याद नहीं रहती हैं। तो इन्हें हम क्या करना है, एक बार रिवीजन करते हैं, और आपके पास में एक क्लास अवेलेबल रहेगी तो आप इसको बार बार देखिएगा। तो किससे क्या होगा, आप 2 से 3 बार भी इस क्लास को देखोगे, अपने आप में चीज़ें याद होने लग जाएंगी, अपने आप में अंदर से कहेंगे याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं हम राज्य वृक्ष की। तो राज्य वृक्ष है वो खेजरी है, 1983 में इसे दर्जा मिला हुआ था, और इसका वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। हम बात कर रहे हैं राज्य पुष्प की। राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसे कि 1983 में ही क्या है, राज्य पुष्प का दर्जा मिला था, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। हम बात कर रहे हैं थर्ड राज्य पक्षी की। तो राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे कि 1981 में दर्जा मिला हुआ था, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम जिसे कि एरियोडोटिस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है। तो ये तीन ही नाम है जो वैज्ञानिक नाम बहुत ही एग्जामिनर के पूछने का ट्रेंड रहा है। तो इन क्वेश्चंस को, इन आप वैज्ञानिक नाम को याद कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूं राज्य पशु की। तो राज्य पशु में 2 श्रेणियां हैं, एक वन्य जीव श्रेणी में और एक पालतू पशु श्रेणी में। तो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, जिसे कि 1981 में राज्य पशु का दर्जा मिला था। और हम बात करें पालतू पशु, ऊंट है, और ऊंट को 2014 में क्या है, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और ऊंटों के जो देवता कहे जाते हैं वो पाबूजी को कहा जाता है, और इनकी जो पालक जाति है ऊंटों की वो रेवारी जाति है। और राज्य नृत्य है वो घूमर है, जिसे कि नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। जबकि राज्य शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो वो कत्थक है, जिसके ही जन्मदाता भानुजी महाराज कहा जाता है। राज्य खेल की हम बात करें तो बास्केटबॉल है, जिसे कि 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला हुआ था। और राज्य वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वो क्या है, अलगोजा है, जिसे कि सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है ये। और सुशीर वाद्य यंत्र मैंने बताया था कि वे